हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 14 पार्ट करेंगे, पार्ट 14। ठीक है, 14 पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने 13 पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो टॉपिक्स कर रहे हैं, ये जेकेएसएसबी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हम बात करें, हमारे पास है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास क्या होता है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें हम देखें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशंस विद स्पेसिफाइड एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जॉब्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, उसकी जो पोजीशंस हैं। ठीक है, जॉब की पोजीशन जो है वो इसमें डिफाइंड होती है विद द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, मतलब उनकी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, मतलब जो एक्टिविटीज उनको करनी है, जो काम उनको करना है, वो इसमें डिफाइन होता है और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इसमें डिफाइन होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें डिफाइन होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो जॉब्स। ठीक है, जॉब्स की पोजीशन। ठीक है, जॉब्स की पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन पे कौन सा बंदा है, जॉब्स की पोजीशन। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज और उनकी एक्टिविटीज के बीच का रिलेशन, मतलब कौन सी जॉब कौन से डेजिग्नेशन को करनी है और उनके बीच का रिलेशन जो है इसमें होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कौन क्रिएट करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको कौन क्रिएट करता है, मैनेजमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अब ये क्यों क्रिएट होते हैं, ये चीजें क्यों क्रिएट हो रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने के लिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है उसको फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले आ जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ओल्डेस्ट पैटर्न और सिंपलेस्ट पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, wherein the superior has outright complete supervision over the subordinate। ठीक है, तो इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है। ठीक है, सुपीरियर होता है जो मतलब सुपीरियर का मतलब होता है जो अच्छा, मतलब जो बड़े ओहदे पे हो बंदा। ठीक है, तो उसको जो है आउटराइट होता है। ठीक है, आउटराइट मतलब हो गया उसको पूरा राइट होता है। ठीक है, आउटराइट सुपरविजन ओवर द सबऑर्डिनेट, मतलब उसको पूरा राइट होता है कि जो उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट है, जो उसके जूनियर हैं, उन पे वो पूरा उसका हक होता है कि वो काम करवाए उनसे। ठीक है, द फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज फ्रॉम द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव टू द पर्सन एट द लोएस्ट लेवल। तो जो इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होता है, मतलब सबसे पहले जो टॉप पे हमारे पास जो होता है वो होते हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हमारे पास टॉप पे होते हैं और उसके बाद हमारे पास लोएस्ट लेवल पे हमारे पास जो होते हैं लोएस्ट पर्सन होते हैं जिनका लोअर रैंक हो। ठीक है, टॉप पे आगे हाईएस्ट रैंक वाले पर्सन और नीचे जो आगे हमारे पास लोएस्ट रैंक पर्सन, मतलब ऊपर आ गया हमारे पास सुपीरियर पर्सन और नीचे आ गए उससे जो जूनियर है उसके। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले तो हम बात करें, यहाँ पे जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर जो है ये है सुपीरियर यहाँ पे। ठीक है, ये है सुपीरियर, ये सबका हेड है, जनरल मैनेजर सबका हेड है, मतलब जनरल मैनेजर के ही अंडर ये सारे जो जितने भी हैं ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो जूनियर्स हैं, ये जनरल मैनेजर है, इसके जूनियर ये सारे इसके जूनियर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसके जूनियर्स कौन से हैं, जो इसके नीचे हैं, और हम बात करें इनके जूनियर्स कौन से हैं, जो इनके नीचे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है। ठीक है, मान लेते हैं ये जूनियर है, इसके सीनियर ये है, इसका सीनियर ये है, इसका सीनियर ये है। ठीक है,
तो इस तरीके से लाइन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो आप इस फ्लो चार्ट को याद भी रख सकते हैं। ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, उनने दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, यहाँ पे असिस्टेंट सेल्स लिखा होगा, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर लिखा होगा, यहाँ पे सेल्स पर्सन लिखा होगा। तो उसमें से बताएगा कि आप बताओ जो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव है वो कौन सा है। तो आपने लिख लेना है जनरल मैनेजर जो है टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव है। उसमें पूछेगा आपको जो सेल्स पर्सन है वो कौन से इसमें आता है, तो आपने लिखना है लोवेस्ट लेवल का पर्सन है वो, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास टाइप है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसमें जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे पास टास्क्स होते हैं, जितने भी टास्क्स होते हैं, टास्क मैनेजमेंट और टास्क डायरेक्टिंग जो होती है, ठीक है, टास्क मैनेज करना और जो एम्प्लॉइज हैं उनको डायरेक्ट करना कि इस टास्क को करो, तो वो किसके बेसिस पे होती है, फंक्शन के बेसिस पे होती है, उसके काम के बेसिस पे होती है, नहीं तो टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पे होती है कि कौन से टाइप का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चार्ट दिया हुआ है, फंक्शन के बेसिस पे और जो टाइप ऑफ वर्क है उसके बेसिस पे मैनेजिंग और डायरेक्टिंग होती है। मैनेजिंग का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना, जैसे कोई काम चल रहा है उसको उसके प्लानिंग के हिसाब से मैनेज करना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, गाइड करना किसी को, ठीक है। तो हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इसके अंदर हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन प्रोडक्ट ए, डिवीजन प्रोडक्ट बी, डिवीजन प्रोडक्ट सी, ठीक है। डिवीजन प्रोडक्ट में हमारे पास R&D डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसे ही इसके अंदर भी सेम डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये प्रेसिडेंट क्या है, ये हेड है। उसके बाद इसमें डिविजन हमने डिवाइड कर लिया, और डिवीजन में देखो यहाँ पे आपको सेम सेम डिवीजन दिख रही है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन ये जो है डिवीजन ए बी सी अलग अलग क्यों दी है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मान लो ये डिवीजन ए है, इसका कुछ अलग फंक्शन होगा, डिपार्टमेंट तो R&D है इसमें, लेकिन फंक्शन कुछ इसके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हम जो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो हम जो मैनेजिंग और डायरेक्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड टाइप ऑफ द वर्क इन्वॉल्व, ठीक है। जो फंक्शन के बेसिस पे और टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व के बेसिस पे हम इसकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का हम बात करें, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ठीक है। तो ये जो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इम्प्रूवमेंट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी इम्प्रूवमेंट है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की ये इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। In line and staff organization, primary and supportive, that means helpful activities are related to the line of supervision by appointing supervisor and specialist who are linked to the line authority, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। जैसे लाइन एंड स्टाफ का मतलब क्या हो गया, जो लाइन में काम हो रहा था, ठीक है, वो आ गया, और उसके साथ हमने स्टाफ, मतलब उसके साथ हमने स्टाफ्स भी अटैच कर लिए। स्टाफ मतलब जो भी हमने पर्सन जो है उसके साथ अटैच कर लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। जो प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं वो रिलेटेड होती हैं, किसके साथ रिलेटेड होती हैं, लाइन ऑफ सुपरविजन के साथ, ठीक है, लाइन ऑफ सुपरविजन के साथ, बाय अपॉइंटिंग द सुपरवाइजर एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है। बाय अपॉइंटिंग द सुपरवाइजर एंड स्पेशलिस्ट मतलब इसमें जो सुपरविजन होती है वो सुपरवाइजर और स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करके हमारे पास होती है, ठीक है। हु आर लिंक टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो लिंक होते हैं किसके साथ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो लिंक होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल दी है। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया, इसमें पर्सनल डिपार्टमेंट आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, प्लांट मैनेजर आ गया, लॉ डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोरमैन, मशीन शॉप ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सब में कॉमन है। तो ये इसकी एग्जांपल है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये क्या होता है। तो इसमें हमारे पास है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती कभी भी। ठीक है, नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बनती है। ठीक है, it is a setup within an organization so as to accomplish a project or firm objective। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक सेटअप होता है। ठीक है, एक पूरा सेटअप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, सेटअप का मतलब होता है इसमें एक आधी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक सिस्टम को चलाती हैं। ठीक है, वो किस लिए कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन गोल होता है, एम होता है, उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इट इज लेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको जो चलाता है, जो उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो काम करता है, उस पर जो मेन हेड होता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका जो हम बात करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो कैसे फुलफिल हो, वो उस पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज द इमर्जिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? एक इमर्जिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक इमर्जिंग स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इमर्जिंग का मतलब जो अभी इमर्ज कर रहा है, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनी है। फर्स्ट है जो हमने पढ़ी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी पढ़ी हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलके हमारे पास बनाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्या, हम बात करें the functional departments such as production, accounting, marketing, human resource, etc. constitute a vertical chain of command। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो उनने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे होंगे, उसमें इनमें से एक नाम होगा। जैसे कि प्रोडक्शन हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। तो ये एक नाम होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि फंक्शनल डिपार्टमेंट चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा, आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, कंस्टिट्यूट करता है वर्टिकल चेन ऑफ कमांड को। ठीक है, कंस्टिट्यूट वर्टिकल चेन ऑफ कमांड को, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टिकल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं वर्टिकल चेन ऑफ कमांड को। ठीक है, वाइल द प्रोजेक्ट डिवीजन। ठीक है, प्रोजेक्ट डिवीजन दैट मींस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बात की, तो जो प्रोजेक्ट डिवीजन होती है हमारे पास है, हम बात करें प्रोजेक्ट डिवीजन जो होती है, कंस्टिट्यूट होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन अथॉरिटी से। ठीक है, कंस्टिट्यूट हॉरिजॉन्टल लाइन अथॉरिटी। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमने देखा था वो था फॉर्मल। अब हम जो सेकंड देख रहे हैं वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फॉर्मल में क्या क्या देखा था हमने, वो आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। इनफॉर्मल में हम क्या देखेंगे, हमने फॉर्मल के भी टाइप आगे देखे थे, अभी हम देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, the relationship between the employees that relies on personal attitudes, prejudices, that means prejudgments and interests rather than procedures। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें जो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉइज के बीच में। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलाइज का मतलब होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पर्सनल एटीट्यूड पे। ठीक है, मान लो दो हमारे पास से पर्सन हैं। ठीक है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है एम्प्लॉइज का रिलेशन, वो किस पे डिपेंड करता है, पर्सनल एटीट्यूड पे। जो पर्सनल बिहेवियर है उनका, पर्सनल जो एटीट्यूड है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एटीट्यूड, ठीक है।
ओके, पर्सनल एटीट्यूड पे, प्री जजमेंट्स पे, ठीक है, जो प्री जजमेंट्स है, एंड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पे रादर देन द प्रोसीजर, मतलब इसमें प्रोसीजर्स का कोई भी काम नहीं होता, इसमें जो एटीट्यूड है पर्सन्स के बीच में वो डिपेंड करता है, प्री जजमेंट डिपेंड करती है कि जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनकी जजमेंट्स एक दूसरे के बारे में, उनका इंटरेस्ट एक दूसरे के लिए काम करने का इंटरेस्ट, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज सिस्टम ऑफ पर्सनल एंड सोशल कनेक्शन, ठीक है, ये जो सिस्टम होता है इसमें जो हमारे पास पर्सनल और सोशल कनेक्शन जो होते हैं उसके बेसिस पे ही सारा काम होता है। होस्ट क्रिएशन इज नॉट नीडेड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। The organization structure is a basic idea which depends on the activity-authority relationship in the company. It is designed in such a way to realize business objectives. ठीक है, तो इसमें जो मतलब सारा काम जो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, मतलब फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी डिफरेंस बता दूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल में एक स्पेसिफिक मतलब रूल होता है कि ऐसे ही ये काम होना है, लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो काम कैसे होना है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें फॉर्मल, तो फॉर्मल में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसमें कैसे क्या काम होना है, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता कि ये काम ऐसे ही करना है, वहां पे पर्सन का जो एटीट्यूड है, पर्सन को कैसे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ सकें। थैंक यू।